बच्चों नमस्कार। मैं हरीश कुमार साहू आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम गतांग से आगे पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ के क्षेत्रीय राजवंश, जिसमें हम पिछली वीडियो में बाण वंश तक हम पढ़ चुके थे। अब हम पढ़ेंगे फणी नागवंश, कलचुरी वंश, नल वंश, छिंदक नागवंश एवं काकतीय वंश। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वप्रथम पढ़ते हैं हम फणी नागवंश, जो कि कवर्धा से संबंधित है। इस वंश के संस्थापक हैं अहिराज। आइए देखते हैं कि इस वंश में कौन से महत्वपूर्ण राजा हुए और उनके द्वारा क्या महत्वपूर्ण कार्य किए गए। तो इस वंश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति थे राजा गोपाल देव। इनके ही द्वारा ही चौराग्राम में भोरम देव मंदिर का निर्माण किया गया। यह समय था 11वीं सदी का। इसी भोरम देव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। खजुराहो इसलिए क्योंकि जिस प्रकार मध्य प्रदेश के खजुराहो मंदिरों में काम कला के प्रतिकृति पत्थर पर उकेरी गई है मंदिरों की दीवारों पर, ठीक उसी प्रकार की काम कला की प्रतिकृतियाँ भोरम देव मंदिर एवं साथ ही मड़वा महल के मंदिर में जो है प्रतिकृति को उत्कीर्ण किया गया है, इसलिए इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो भी कहते हैं। इसके बाद अगले राजा हुए हैं इनके महत्वपूर्ण रामचंद्र देव। इनके द्वारा ही मड़वा महल एवं छेरकी महल का निर्माण करवाया गया था 14वीं शताब्दी में। मड़वा महल में विवाह हुआ था। किसका विवाह हुआ था? तो कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी का विवाह मड़वा महल में संपन्न हुआ था, इसीलिए इसको मड़वा महल कहा जाता है। मड़वा महल वास्तव में एक शिव मंदिर ही है, जो कि इसके मंदिर के सामने की ओर मंडप आकार में बना हुआ है, इसीलिए इसको मड़वा महल भी कह दिया जाता है। साथ ही छेरकी महल कुछ ही दूरी पर स्थित है। यहाँ पर बकरी की सुगंध आती, खुशबू आती है, इसलिए शायद इसको छेरकी महल कहा जाता है। इस वंश के अंतिम राजा थे मोनिंग देव, जिनको कलचुरी राजा ब्रह्मदेव ने पराजित किया था। इसके बाद हम आते हैं कलचुरी वंश। कलचुरी वंश ही वह वंश है छत्तीसगढ़ में जिसने सबसे अधिक समय तक छत्तीसगढ़ में शासन किया है और इनके राजाओं के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य संपन्न किए गए हैं। आइए एक दृष्टि डालते हैं कि कलचुरी वंश में क्या क्या हुआ। इसकी स्थापना 1000 ईस्वी में होती है। जैसे कि मैंने पहले बता दिया है कि छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला राजवंश यही है और छत्तीसगढ़ में इसका आगमन मध्य प्रदेश के त्रिपुरी नामक स्थान से होता है। यह स्थान जबलपुर के आसपास स्थित है। छत्तीसगढ़ में सर्वप्रथम शंकरगढ़ द्वितीय ने पाली क्षेत्र को जीता, किंतु कुछ समय बाद ही वह सोमेश्वर नामक राजा से हार भी गया। तो प्रथम प्रयास करता हम शंकरगढ़ द्वितीय को कह सकते हैं, किंतु इसका वास्तविक संस्थापक कृष्णराज को माना जाता है। कलचुरी शासक कृष्णराज ने यहाँ पर सत्ता स्थापित किया। समय बदलते हुए इनका विस्तार छत्तीसगढ़ के में और अन्य जगहों पर हुआ और कलचुरियों की 2 शाखाएं बन गई। एक रतनपुर की शाखा जो पुरानी शाखा थी और दूसरी है रायपुर जो कि एक नई शाखा थी। आइए पहले हम अध्ययन करते हैं रतनपुर के कलचुरियों का। रतनपुर में कलचुरी को स्थापित करने वाले व्यक्ति हैं कृष्णराज। छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश का संस्थापक है। इसने अपनी राजधानी तुम्माड़ में स्थापित की थी। साथ ही चैतुरगढ़ में महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कृष्णराज के द्वारा कराया गया था। चैतुरगढ़ कोरबा पाली क्षेत्र में आता है और इस वनों से आच्छादित सुंदर क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का कश्मीर भी कहा जाता है। बहुत ही सुंदर पहाड़ पर्वत और वन है, दर्शनीय स्थल है। वहाँ पर पहाड़ में महिषासुर मर्दिनी माता जी का मंदिर है। इसका निर्माण कृष्णराज ने करवाया था। उसके बाद अगले प्रतापी राजा हुए रत्नदेव प्रथम। रत्नदेव प्रथम ने ही वर्तमान नगर रतनपुर नगर की स्थापना की है एवं राजधानी को तुम्माड़ से स्थानांतरित करके रतनपुर में स्थापित कर दिया। साथ ही उन्होंने रतनपुर के महामाया मंदिर का निर्माण करवाया है। यह वही महामाया मंदिर है
जो 52 शक्तिपीठों में से एक मानी जाती है। यहाँ पर देवी की 2 प्रतिमाएं हैं, एक छोटी प्रतिमा, एक बड़ी प्रतिमा। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, आप सब इसके बारे में जानते हैं। तो रत्नदेव प्रथम द्वारा यह मंदिर निर्मित है। इसके साथ ही रत्नदेव प्रथम ने लाफागढ़ के महिषासुर मर्दिनी मंदिर का निर्माण कराया। अब आपको 2 बातें ध्यान में रखनी है। पहला कि महिषासुर मर्दिनी मंदिर की संख्या 2 है, एक चैतुरगढ़ में और एक लाफागढ़ में। लाफागढ़ को छत्तीसगढ़ का चित्तौड़ भी कहा जाता है। चैतुरगढ़ में जो मंदिर है उसका निर्माण कृष्णराज ने करवाया है और लाफागढ़ के मंदिर का निर्माण रत्नदेव प्रथम ने कराया है। इसके बाद अन्य महत्वपूर्ण राजा होते हैं पृथ्वीदेव प्रथम। पृथ्वीदेव प्रथम ने सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की। रतनपुर का विशाल तालाब का निर्माण इन्होंने ही करवाया और लाफागढ़ में किला का निर्माण भी इन्होंने करवाया। इसके बाद अगले राजा होते हैं जाजल्यदेव प्रथम। जाजल्यदेव प्रथम भी बहुत प्रतापी शासक रहे और इन्होंने गज शार्दूल की उपाधि धारण की। गज शार्दूल का अर्थ होता है हाथी का शिकार करने वाला या उसका नाश करने वाला। तो गज शार्दूल की उपाधि उन्होंने धारण की है और उन्होंने जांजगीर नगर की स्थापना की। जांजगीर नगर वही जांजगीर चांपा जिला का उल्लेख यहाँ पर किया जा रहा है। इसकी स्थापना कलचुरी राजा जाजल्यदेव प्रथम के द्वारा की गई है और साथ ही जांजगीर के प्रसिद्ध विष्णु मंदिर की स्थापना भी इन्होंने की है। इसके बाद अगले राजा हैं पृथ्वीदेव द्वितीय। इसके सेनापति जगतपाल देव ने राजीव लोचन मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। यह राजीव लोचन मंदिर नलवंशी राजा विलास तुंग द्वारा उनके समय में बनवाया गया था। उसका जीर्णोद्धार पृथ्वीदेव द्वितीय ने करवाया, उसके सेनापति जगतपाल देव ने करवाया। राजीव लोचन मंदिर महानदी के तट पर बसा हुआ प्रसिद्ध मंदिर है, जिस पर माघी पुन्नी मेला भी लगता है माघ के महीने में, और इसको भगवान जगन्नाथ के समान ही पूज्य माना जाता है और इनकी पूजा छत्तीसगढ़ सहित पूरे भारतवर्ष के लोगों द्वारा की जाती है। इसके बाद रत्नदेव तृतीय का समय आता है। इनके सेनापति गंगाधर राव ने खरौत के लक्ष्मणेश्वर मंदिर का जीर्णोद्धार कराया। साथ ही रतनपुर में लखनी देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया। इस लखनी देवी को एक वीरा मंदिर भी कहते हैं। अब ध्यान दें कि कलचुरी कालीन साहित्यकार कौन कौन हुए और उनकी रचनाएं क्या क्या थी। तो एक प्रसिद्ध रचनाकार या साहित्यकार हैं बाबू रेवाराम, जिनको हम जानते हैं। इन्होंने तारीख ए है वंशी नामक ग्रंथ लिखा, जिसमें इन्होंने है वंश का पूरा इतिहास लिखा है। उनकी अगली रचना है विक्रम विलास। फिर अगले व्यक्ति आते हैं विषदत्त शास्त्री, जिन्होंने रतनपुर आख्यान लिखा है। गोपाल मिश्र, जिन्होंने खूब तमाशा और रामायण प्रताप लिखा। रामायण प्रताप ग्रंथ पूर्ण करने से पहले उनकी मृत्यु हो जाती है और उसके बाद उनके पुत्र भी कवि बनते हैं माखन मिश्र, जिन्होंने रामायण प्रताप नामक ग्रंथ को पूर्ण किया। ये तो हुए रतनपुर के कलचुरियों का एक संक्षिप्त परिचय। अब हम देख लेते हैं रायपुर के कलचुरी। रायपुर के कलचुरियों का काल 14वीं सदी में आता है, जब वीर सिंह देव के शासन काल में कलचुरी साम्राज्य का विभाजन होता है। इसके प्रथम और महत्वपूर्ण राजा होते हैं राजा रामचंद्र देव, जिन्होंने रायपुर नगर की स्थापना की और यह स्थापना उन्होंने अपने पुत्र ब्रह्मदेव के नाम पर की। रायपुर जो छत्तीसगढ़ की राजधानी है और रायपुर नगर का अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है और उस नगर का संबंध कलचुरी से भी जुड़ा हुआ है, क्योंकि इसी कलचुरी शासक ने इस नगर की स्थापना की थी। उनके पुत्र हैं ब्रह्मदेव। जैसे मैंने बताया कि इन्हीं के नाम पर रायपुर नगर की स्थापना हुई थी, इनका नामकरण हुआ था। और ब्रह्मदेव के शासन काल में महासमुंद में खल्लारी माता का मंदिर का निर्माण हुआ और इन्हीं ब्रह्मदेव ने कवर्धा के फणिनाग वंश के शासक मोनिंग देव को पराजित किया। कलचुरी वंश के अंतिम शासक हुए अमर सिंह और इनका काल था सन 1753। अब हम देखते हैं कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था। चूँकि कलचुरियों ने बहुत लंबे समय तक शासन किया
अतः यह जानना थोड़ा आवश्यक है कि इनकी शासन व्यवस्था किस प्रकार की थी। तो इन्होंने अपने शासन को अलग अलग इकाइयों में बांटा था और प्रत्येक इकाई के ऊपर उन्होंने एक उसके प्रभारी व्यक्ति की नियुक्ति की थी। आइए देखते हैं। सबसे प्रथम स्तर पर आता है ग्राम, जिसको हम लोग गांव कहते हैं। इसके प्रमुख को गौंटिया कहा जाता था कलचुरी काल में, और यह राज्य की सबसे छोटी इकाई, शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। इसी प्रकार जब आगे चले तो एक अन्य इकाई आती है बारहों, या कहीं कहीं पर इसको बरहों भी कहा जाता है। यह बरहों जैसे कि नाम से स्पष्ट है, 12 गांव का एक सम्मिलित इकाई होता था, इसको बारहों या बरहों कहते थे, और इसके प्रमुख व्यक्ति को दाऊ कहते थे। बारहों के आगे 7 बारहों मतलब 12 सत्ते 84 गाँव को मिलाकर एक गढ़ बनता था, और गढ़ का प्रमुख दीवान होता था। और इसके बाद मंडल नामक संस्था का स्थान आता था, और इसके प्रमुख को कहते थे महामंडलेश्वर, जो कि कलचुरी कालीन सर्वोच्च प्रशासनिक इकाई होती थी, और इस इकाई के अंतर्गत 1 लाख गांव आते थे। तो इस प्रकार प्रत्येक स्तर पर उन्होंने गठन किया था प्रशासनिक व्यवस्थाओं का, और उनका उत्तरदायित्व व्यक्ति विशेष को दे दिया गया था। तो यह एक प्रकार का अप्रत्यक्ष या आंशिक रूप से सत्ता का विकेंद्रीकरण था, जिससे छोटे छोटे स्थानों पर भी कानून और व्यवस्था बनी रहे, कर का संग्रहण होता रहे, और राजा के आदेशों का पालन होता रहे। अब हम थोड़ा सा प्रमुख अधिकारियों पर भी दृष्टि डाल लेते हैं। कलचुरी कालीन में कौन कौन से प्रमुख अधिकारी होते थे। तो यहाँ पर 10 अधिकारियों का उल्लेख किया गया है, जैसे आप देख पा रहे हैं। सबसे नीचे स्तर में अधिकारी होते थे महापुरोहित, जो धार्मिक विभाग का प्रमुख होता था। उसके बाद महाकोट्टपाल, जो दुर्ग या किले की रक्षा करने वाला होता था। महासंधि विग्रह, जिसको विदेश विभाग का प्रमुख बनाया गया जाता था। ग्राम प्रमुख को ग्रामकूट, नगर प्रमुख को पूर्व प्रधान, कर संग्रहण अधिकारी को शोल्किक, और महाप्रमात्र वह व्यक्ति होता था जो जमाबंदी विभाग का प्रमुख होता था, अर्थात जो भूमि लगान का निश्चय करता था। इसके बाद महाप्रतिहार होते थे, जो संचार विभाग का प्रमुख होता था। फिर सचिवालय प्रमुख को महाध्यक्ष कहा जाता था, और सबसे ऊपर महामंत्री का पद होता था, जो सर्व प्रमुख अधिकारी होता था, और जो राजा का प्रशासनिक सलाहकार होता था। अर्थात जिस प्रकार आजकल राष्ट्रपति के प्रमुख सलाहकार प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्यपाल के प्रमुख सलाहकार मुख्यमंत्री होते हैं, ठीक उसी प्रकार कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था की यदि तुलना की जाए तो राजा के सलाहकार के रूप में महामंत्री को हम देख सकते हैं। साथ ही कुछ अन्य प्रशासनिक पद होते थे, जैसे पुलिस व्यवस्था, इसको दंड पाशिक कहा जाता था, जो कि सर्वोच्च पुलिस अधिकारी होता था। और दूसरा अधिकारी होता था दुष्ट साधक, अर्थात चोर को पकड़ने वाला। फिर अगर ये न्याय व्यवस्था में जाएं तो न्याय व्यवस्था के सर्वोच्च अधिकारी को दांडिक, अर्थात दंड देने वाला कहा जाता था। और इसके बाद आता है सर्वप्रथम या सर्वप्रमुख व्यवस्था धन से संबंधित, जिसको हम राजस्व व्यवस्था कहते हैं। इसमें कलचुरी शासकों की आय का प्रमुख स्रोत कराधान था, अर्थात कर वसूलना था, जिसका मुख्य प्रमुख महाप्रमात्र होता था। साथ ही धार्मिक व्यवस्था में यदि देखे जाए तो कलचुरी शासकों का व्यक्तिगत धर्म शैव था, और इनकी कुल देवी गजलक्ष्मी थी। अधिकांश शासकों ने अपनी मुद्रा में ओम नमः शिवाय उत्कीर्ण करवाया था, और देवी उपासक होने का प्रमाण यह है कि इन्होंने रतनपुर में महामाया मंदिर का भी निर्माण करवाया, और इसके द्वार पर ओम नमः शिवाय लिखवाया। आप जाकर इसे देख सकते हैं। तो इस प्रकार से कलचुरी कालीन शासन व्यवस्था बहुत लंबे समय तक रही, और छत्तीसगढ़ की शासन व्यवस्था को, राजनीति को बहुत अधिक रूप से इन्होंने प्रभावित किया है। अब हम चलते हैं दूसरे शासन की ओर, छोटे छोटे राजवंश हैं, कम समय के लिए शासन करने वाले, जिसमें नाम आता है नल वंश। इसका शासनकाल 4 से 12वीं शताब्दी का है। इसकी राजधानी भोपालपट्टनम थी। भोपालपट्टनम आप समझ गए होंगे, ये बीजापुर जिले के अंतर्गत संभवतः आता है, और इनका क्षेत्र भी महाकांतार है, और इस महाकांतार को भी आजकल हम बस्तर या जगदलपुर या कांकेर कहते हैं। इस नल वंश के संस्थापक थे वराहराज,
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है बच्चों कि इस नल वंश का जो स्थान है या उल्लेख है वह वायु पुराण, सनातन धर्म के वायु पुराण में भी मिलता है। इसी के राजा हुए विलासतुंग, जिन्होंने 7वीं 8वीं शताब्दी में राजीव लोचन मंदिर का निर्माण कराया और इसका उल्लेख मैं पहले कर चुका हूँ। नल वंश के अंतिम शासक हैं नरेंद्र थबल। आगे चलते हैं बस्तर के छिंदक नागवंश। देखिए हमारे छत्तीसगढ़ में नागवंश भी 2 प्रकार के हुए, एक छिंदक नागवंश जो बस्तर में राज किया जिन्होंने, और एक है फड़ी नागवंश जिन्होंने कवर्धा पर राज किया। यह बात आपको ध्यान में रखनी है। बस्तर के छिंदक नागवंश का शासनकाल है 1023 ईस्वी से 1324 ईस्वी तक। इनकी राजधानी चक्रकोट है और इनके संस्थापक थे नृपति भूषण। इनके सेनापति हुए, इनके राजा हुए धारावर्ष और जिनके सेनापति थे चंद्रादित्य। और यह चंद्रादित्य बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के प्रतीत होते हैं क्योंकि इन्होंने बारसूर क्षेत्र में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण कराया। जैसे बारसूर में इन्होंने चंद्रादितेश्वर मंदिर, बत्तीसा मंदिर, मामा भाचा मंदिर आदि की स्थापना भी की, निर्माण कराया और विशाल गणेश प्रतिमा बारसूर के जो है इन्हीं के शासनकाल में निर्मित हुआ है। इनके राजा थे सोमेश्वर देव, जिन्हें कलचुरी राजा जाजल्य देव प्रथम ने पराजित किया था, और हरिश्चंद्र देव बस्तर के छिंदक नागवंश के अंतिम शासक हुए, जिसको काकतीय वंश के अन्नम देव ने पराजित किया और उसके साथ ही बस्तर में छिंदक नागवंश समाप्त होकर काकतीय वंश का स्थापना हुआ। काकतीय वंश का शासनकाल है 1324 से 1961 ईस्वी तक, अर्थात भारत संघ में विलय हुआ है इस काकतीय वंश का। आगे मैं आपको कुछ बताऊंगा। इनका शासनकाल तो मैंने बता दिया। इनका क्षेत्र है बस्तर और इनके संस्थापक हैं अन्नम देव। इनके अंतिम शासक थे प्रवीर चंद्र भंजदेव। इनकी राजधानी थी जगदलपुर, जो कि वर्तमान राजधानी भी है। ये काकतीय वंश छत्तीसगढ़ के मूल वंश नहीं था, यह वास्तव में वारंगल अर्थात आंध्र प्रदेश तेलंगाना क्षेत्र के ये थे, किंतु गयासुद्दीन तुगलक के आक्रमण की वजह से इन्होंने वारंगल को छोड़ दिया और बस्तर क्षेत्र में आकर फिर से शासन व्यवस्था को स्थापित किया है। ये प्रवीर चंद्र भंजदेव बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, राजा थे, बहुत लोकप्रिय राजा थे और इनके ही महल में षड्यंत्र करके इनको गोली मारकर हत्या कर दी जाती है। अब देखते हैं काकतीय वंश के प्रमुख राजा कौन हैं। तो उनके सबसे पहले अन्नम देव के बारे में मैंने आपको बता दिया, जो संस्थापक थे, और दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर के संस्थापक भी यही हैं। दंतेश्वरी माता का मंदिर भी बहुत प्रसिद्ध है और पूरे छत्तीसगढ़ में इनको बहुत श्रद्धा भाव से इनको पूजा जाता है। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ राज्य से संबंधित एक शिलालेख भी प्राप्त हुआ है, जो मंदिर में ही स्थापित है। आप जब कभी भी दंतेश्वरी मंदिर जाएं दंतेवाड़ा का, तो इसका अवलोकन आप अवश्य करें। इसके बाद अन्य प्रमुख राजा हैं पुरुषोत्तम देव। पुरुषोत्तम देव ने अपनी राजधानी मांधोता से बस्तर स्थानांतरित कर दिया। इनको रथपति की उपाधि मिली थी। क्यों मिली थी? क्योंकि इन्होंने बस्तर रथ यात्रा, जिसे हम गोंचा पर्व कहते हैं, उसे इन्होंने प्रारंभ करवाया। पुरुषोत्तम देव ने रथ यात्रा को प्रारंभ करवाया। आप जानते हैं कि बस्तर का विश्व प्रसिद्ध दशहरा पूरे 75 दिनों तक मनाया जाता है। साथ ही आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि पूरे भारत में 2 स्थानों की रथ यात्रा विश्व प्रसिद्ध है। एक तो पुरी के भगवान जगन्नाथ की, दूसरी बस्तर की। किंतु इसमें अंतर यह है कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा आषाढ़ मास में निकाली जाती है, किंतु बस्तर का जो रथ यात्रा है वो दशहरा के समय निकाला जाता है। तो इस प्रकार दोनों के समय में अंतर है, किंतु परंपराएं लगभग सेम हैं। अगले राजा हैं दलपत देव। दलपत देव ने राजधानी जगदलपुर स्थानांतरित कर दिया बस्तर से, और इन्हीं के समय में प्रथम भोसला आक्रमण हुआ था। भोसला अर्थात मराठा शासक। उनके बाद अगले राजा हुए अजमेर सिंह, जो बस्तर क्षेत्र में क्रांति के मसीहा के नाम से भी जाने जाते हैं। इन काकतीय राजवंश के समय बस्तर में
निम्नलिखित विद्रोह हुए हैं, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, हलबा विद्रोह, परलकोट विद्रोह, तारापुर विद्रोह, मेरिया विद्रोह, लिंगागिरी, कोई विद्रोह, मुड़िया, भूमकाल। अगले कॉलम में शासकों का नाम है कि किन के शासनकाल में हुआ है, और उसके बाद नेतृत्वकर्ता वाले कॉलम में आप देख सकते हैं कि इन सब जनजाति विद्रोहों का जो नेतृत्व है वो किन्होंने किया है। तो आप देख सकते हैं 1774 से लेकर 1910 तक यहाँ पर जनजातियों का विद्रोह होता है, कभी किसी दूसरे राजा के खिलाफ, कभी मराठों के खिलाफ और कभी अंग्रेजों के खिलाफ। इस प्रकार ये जनजाति विद्रोह हुए। शेष आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा। अभी वर्तमान में जो काकतीय वंश के राजा हैं उनका नाम है कमल चंद्र भंजदेव। हालांकि अब तो राजा और रजवाड़े नहीं रहे, किंतु बस्तर क्षेत्र में इनका आज भी यथावत सम्मान स्थिर है। और ये जो छत्तीसगढ़ शासन जो तीरंदाजी में सम्मान देती है वह इन्हीं के पिता प्रवीर चंद्र भंजदेव के नाम पर ही दिया जाता है। तो इस प्रकार आज आपने देखा कि कुछ और राजवंश जो छूट गए थे पिछली कक्षा में, उसे हमने यहाँ पर अध्ययन किया है। अगले वीडियो में आपको मराठा शासन और अंग्रेज शासन के बारे में बताया जाएगा। धन्यवाद।